हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट है सेक्शन 13 में प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम सेक्शन 13 खोल लेते हैं। फॉरेन जजमेंट का जो सेक्शन नंबर है और कितने इसके क्लॉजेज है, जिन क्लॉजेज के अंडर ये कंक्लूसिव नहीं होती है उनको आप क्लॉजेज का नंबर, कौन कौन से क्लॉजेज हैं उनको याद रखें, इसका सेक्शन नंबर याद रखें। सेक्शन 14 में वर्ड शेल यूज़ किया गया है, इसकी प्रजम्पशन के रिगार्डिंग उसको याद रखें। ये आपके प्री के पेपर के अकॉर्डिंगली ना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सेक्शन 13 रीड करते हैं कि कहता क्या है। सेक्शन 13 की जो हेडिंग है वो क्या कहती है, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फॉरेन जजमेंट वैसे तो कंक्लूसिव है, जो प्रोविजंस अंडर प्रोवाइड की हैं सेक्शन 13 के या जो क्लॉजेज दी गए हैं, इन क्लॉजेज को छोड़ के अदरवाइज फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव है। कि अगर तो इनमें फॉल करती है तो कंक्लूसिव नहीं है, अगर नहीं करती तो ये कंक्लूसिव है। आगे रीड करते हैं। ए फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव। यहाँ पे वर्ड जो है यूज़ किया गया है शैल। शैल बी कंक्लूसिव कि मैंडेटरी है, अगर इसके कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो वो कंक्लूसिव है। शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड। डायरेक्टली एडजुडिकेटेड वर्ड यूज़ किया गया है। जैसे हमने रेस जुडिकेटा में किया था, मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। जिन मैटर्स के ऊपर डायरेक्टली फॉरेन कोर्ट ने एडजुडिकेशन की है उन मैटर्स को कंक्लूसिव मान लिया जाएगा, डिसाइड किया गया है अगर फॉरेन कोर्ट ने। अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज, यहाँ पे भी वर्ड सेम पार्टीज यूज़ किया गया, बिटवीन द सेम पार्टीज। जो पार्टीज फॉरेन कोर्ट में हैं और जो जिन्होंने दोबारा कोई सूट फाइल किया इंडियन कोर्ट में, पार्टीज दोनों सूट्स में सेम होनी चाहिए। और बिटवीन पार्टीज अंडर whom दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। वही बात कि अगर राइट आगे ट्रांसफ़र हो गया, जिन पार्टीज़ के बीच में लिटिगेशन हुई फॉरेन कोर्ट में और उनमें से एक पार्टी ने आगे राइट ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो पार्टी जिसके पास राइट किया है वो स्टेप इन कर जाएगी शूज़ में जिसने फॉरेन में जो प्रोसीडिंग्स है, अपना केस है जिसने फाइट किया है, तो वो पार्टी बन जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट है वो किस सेक्शन में है। इसको हम सेक्शन, पहले डेफिनेशन पार्ट में चलते हैं। सेक्शन खोलिए आप, सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 क्या कहता है। फॉरेन कोर्ट कौन सी कोर्ट है? फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए, फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो कोर्ट इंडिया के बाहर सिचुएट कर रही है, एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने जब रेस सब जुडाइज किया था उसमें बोला था कि कोर्ट पेंडिंग हो, चाहे किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी, तो वो तो बन गई थी इंडियन कोर्ट्स। अब यहाँ पे फॉरेन कोर्ट्स कौन सी होंगी? जो आउटसाइड इंडिया हैं, और एंड वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे, एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ना तो बनाया है ना कंटिन्यू कर रही है। ये तो आ गया इसकी फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 5। आगे सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 देखते हैं, वो है फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। जो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट डिफाइन की गई है, उस कोर्ट की जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट बोलेंगे। अब हम सेक्शन 13 पे वापस चलते हैं, 13 पे, फॉरेन जजमेंट पे। वो क्या कहते हैं, एक बार दोबारा रीड करते हैं। A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between the parties under whom they or
एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, वर्ड यहाँ पे भी सेम टाइटल है, मतलब कि जो फॉरेन जजमेंट है कंक्लूसिव होगी उन मैटर्स पे जिन पे फॉरेन कोर्ट ने डायरेक्टली एडजुडिकेट किया है बिटवीन द सेम पार्टीज, जो फॉरेन कोर्ट के सूट में और जो इंडियन कोर्ट के सूट में है, और उनका टाइटल भी सेम है। डायरेक्टली एडजुडिकेशन की एग्जांपल बता रहा हूँ कि यूएस कोर्ट में ए ने बी पे सूट फाइल किया, उसमें यूएस कोर्ट ने एक मैटर पे डायरेक्ट एडजुडिकेशन की, उस पर उसने अपनी जजमेंट दे दी। देयर आफ्टर ए ने बी पे इंडियन कोर्ट में एक सूट फाइल किया जिसमें उसने 3 मैटर्स रेस किए। 3 मैटर्स में से एक मैटर वो था जो कि फॉरेन कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दी है। तो उस जो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है इंडियन कोर्ट पे, उस पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो कंक्लूसिवली प्रूव हो जाएगा, कंक्लूसिव हो जाएगा वो मैटर। बाकी 2 मैटर्स पे इंडियन कोर्ट अपना ट्रायल करने के लिए फ्री है, वो ट्रायल कर सकती है। जो मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेट हो गया यूएस कोर्ट में, उसमें इंडियन कोर्ट को ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुका है। आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन्होंने एक्सेप्ट वर्ड यूज़ किया, दैट मीन्स जो इससे आगे दी गई हैं वो एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन क्या कहती है, वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अगर तो जैसे एक पार्टी ने यहाँ पे लाके इंडिया में बोला जी कि हमारा ये मैटर कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो गया। कंक्लूसिवली डिटरमाइन मतलब कि कोई भी पार्टी उस मैटर पे एविडेंस नहीं दे सकती कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो गया फॉरेन कोर्ट में, ये फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है, उसकी ये सर्टिफाइड कॉपी है जी। तो दूसरी पार्टी उस मैटर के रिगार्डिंग क्या ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है? पहला तो वो ऑब्जेक्शन ये रेज कर सकती है कि जो ये जजमेंट प्रोनाउंस की है फॉरेन कोर्ट ने, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की नहीं है, कोर्ट के पास उस मैटर के रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी डिसाइड करने के लिए। एक तो पहली ऑब्जेक्शन वो ये ले सकता है कि द फॉरेन कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द मैटर विच इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय दैट कोर्ट। अब जब डिफेंडेंट ने या रिस्पोंडेंट ने ये ऑब्जेक्शन रेज की जो क्लॉज ए में है, वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जो क्लॉज ए है इसको हम सेक्शन 14 के साथ रीड करेंगे। सेक्शन 14 क्या कहता है? प्रिजम्पशन है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, शैल यूज वर्ड किया गया यहाँ पे, शैल की मैंडेटरी है। कब प्रिजम्पशन रेज करेगी? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such a presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। जैसे ही सपोज करें ए ने बी पे सूट फाइल किया, एक मैटर यूएस कोर्ट में डायरेक्टली एडजुडिकेट हो गया, देयर आफ्टर ए ने बी पे इंडिया में सूट फाइल किया और उसमें 3 मैटर्स रेज हुए। 3 मैटर्स में से एक मैटर कॉमन था जो यूएस कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, बी ने ऑब्जेक्शन रेज की, जो कॉमन मैटर है उस पे यूएस कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, सो इट बिकम्स अ कंक्लूसिव प्रूफ। फाइनल एडजुडिकेशन हो चुका है हमारा, तो इसको आप ट्राई नहीं कर सकते, फॉरेन जजमेंट इस पॉइंट पे कंक्लूसिव है। तो उस पे ए ने ऑब्जेक्शन रेज की कि जो यूएस कोर्ट ने डिसाइड किया है उस टाइम यूएस कोर्ट के पास या यूएस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, यूएस कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड दैट मैटर। तो उसमें बी प्रिजम्पशन रेज कराने के लिए क्या कर सकता है? बी क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 14 में जो हमने रीड किया, बी प्रोवाइड कर देगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट। उस पर कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने ही प्रोनाउंस की है जजमेंट। बट
ये प्रजम्पशन रिबटेबल है, और जो ए है उसको एविडेंस लाके ये प्रूव कर सकता है कि ये जो प्रजम्पशन है उसको रिबट कर सकता है, और बोल सकता है कि या तो जैसे कि ये अपना फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है जी, सर्टिफाइड प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, या वो ये भी प्रूव कर सकता है कि उस टाइम फॉरेन कोर्ट यूएस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। आगे क्लॉज 2 क्या कहता है, वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, कि जो फॉरेन कोर्ट ने मैटर को डिसाइड किया है, जो जजमेंट दी है, वो अपना मेरिट्स पे नहीं दी। अब मेरिट्स पे कैसे नहीं दी, या तो उसने प्रॉपर एविडेंसेस नहीं लिए, या उसने क्या किया, जैसे सपोज करो कि हम बोलते हैं मेरिट्स पे नहीं ली, कि जो सूट को डिटरमाइन किया है वो जो एविडेंसेस उसने कंसीडर किए हैं वो गलत कंसीडर किए हैं, या उसने जो एविडेंसेस लेने चाहिए थे उसको लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं लिए उसने एविडेंसेस, या जो एक्सट्रॉनियस एविडेंसेस को, एक्सट्रॉनियस फैक्टर्स को कंसीडर करके उसने इस मैटर को डिसाइड किया है। दैट मीन्स इन कंडीशंस में वो ये प्रूव कर सकता है कि दैट द फॉरेन कोर्ट हैज़ नॉट गिवन द जजमेंट ऑन मेरिट्स। मेरिट्स पे फॉरेन कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट नहीं दी है। तीसरा क्लॉज क्या है, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड on an incorrect view of the international law or refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, जैसे एग्जांपल में मैंने ए का बोला, ए ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, वो क्या बोलेगा कि जो फॉरेन कोर्ट ने जब डिसाइड किया मैटर, तो उस टाइम उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ का व्यू है वो इनकरेक्ट लिया है, या फॉरेन कोर्ट ने इंडियन लॉ को अप्लाई करने से रिफ्यूज़ कर दिया जो कि इंडियन लॉ उस केस में एप्लीकेबल था। मतलब कि in a case Indian law was applicable but foreign court did not apply Indian law or refuses to apply Indian law, तो इस वजह से फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, H&W got married according to Hindu Marriage Act. In a foreign court, W files a petition of divorce. Foreign court passes the decree of divorce in spite of taking Indian law Hindu Marriage Act into consideration. They have taken into consideration the law of marriage applicable in their country. यहाँ पे उनकी मैरिज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हुई थी, बट डाइवोर्स कोर्ट ने हिंदू लॉ मैरिज को नहीं कंसीडर किया, हिंदू मैरिज एक्ट को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने अपनी कंट्री का जो मैरिज एक्ट है उसके अंडर डाइवोर्स दे दिया और डिक्री पास कर दी। देयरफॉर द डिक्री पास्ड बाय फॉरेन कोर्ट कैन नॉट बी टेकन एज ए कंक्लूसिव प्रूफ इन इंडिया, क्योंकि ये जो सेक्शन 13 क्लॉज सी के जो अंदर एक्सेप्शन दी गई है उसके अंदर ये फॉल करेगा और ये कंक्लूसिव नहीं बनेगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, कि जो कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स ऑप्ट की हैं वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कैसे कह सकते हैं हम कि ये जो प्रोसीडिंग्स है वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोर्ट ने प्रॉपर समन्स नहीं इशू किए, और या तो अपना क्या कह सकते हैं कि पार्टीज वर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस देयर एविडेंसेस प्रॉपरली, या इफ़ दे वर अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन देयर विटनेसेस, और इफ़ द समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि विदाउट सर्विंग ऑफ समन्स या कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करती, या जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑर्डर 8 में जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जब करनी है शुरू, तो वहाँ पे एविडेंसेस लेने जरूरी है। कोर्ट राइट अवे डिक्री नहीं पास करेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करके प्लेंटिफ के एविडेंसेस लेके फिर डिक्री पास करेगी। तो फॉरेन कोर्ट ने क्या किया जी, सम्मन इशू किया, सम्मन्स वर सर्व्ड, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की बजाय उन्होंने सीधा एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस हैं।
अगर जो पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर देती है वो ये प्रूव कर देती है कि द जजमेंट पास्ड बाय फॉरेन कोर्ट इज अपोज टू द नेचुरल जस्टिस, देन दैट जजमेंट डज नॉट बिकम कंक्लूसिव। आगे क्या है, वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मतलब क्या कि जब प्लेंटिफ ने वहाँ पे सूट फाइल किया एंड ही मिसलीडेड द फॉरेन कोर्ट by presenting either by presenting that the foreign court has a false foreign court has a jurisdiction, उसने falsely present कर दिया, या उसने ये बता दिया कोई फैक्ट गलत बता दिया, कुछ फ्रॉड करके वो जजमेंट ऑब्टेन की है, तो उस ऑब्जेक्शन पे भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, मतलब कि जो क्लेम किया गया है फॉरेन जजमेंट में और फॉरेन जजमेंट पास हुई है, उससे ये पता लगता है कि उन्होंने इंडियन लॉ के को ब्रीच करके इंडियन लॉ को अप्लाई ही नहीं किया, या गलत तरीके से अप्लाई किया, या इंडियन लॉ को वायलेट करके जजमेंट दी गई है, तो वो जजमेंट इंडियन कोर्ट में आके कंक्लूसिव नहीं होगी। अगर ये 6 क्लॉजेज में से कोई भी क्लॉज जो पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर रही है प्रूव कर देती है, तो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट कभी भी कंक्लूसिव नहीं होगी। तो अब आता है आगे कि इसके कुछ एग्जांपल, कंक्लूसिव तो होगी नहीं, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये क्लॉजेज एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है ए हस्बैंड ऑब्टेन्ड अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स फ्रॉम एन अमेरिकन कोर्ट अगेंस्ट हिज वाइफ फ्रॉम an American court in which he claims that he is domiciled in America, whereas in fact he was not domiciled in America। तो उसने डिक्री ऑब्टेन कर ली डाइवोर्स की अगेंस्ट अपनी वाइफ के। नाउ अब क्वेश्चन इंडिया में राइज हुआ उसका डाइवोर्स का, ये कंक्लूसिव जजमेंट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट ओइंग टू द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अमेरिकन कोर्ट, the fraud committed by the plaintiff and also the violation of natural justice as well as defeat of merits, the foreign judgment will not be conclusive। क्योंकि हस्बैंड ने एक तो झूठ बोला, फ्रॉड कमिट किया, दूसरा वो वहाँ का डोमिसाइल ही नहीं था, देयरफॉर अमेरिकन कोर्ट के पास वहाँ की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। थर्ड थिंग, अपोज टू नेचुरल जस्टिस, जब वाइफ को उसके अपीयर ही नहीं हो सकी, वो एविडेंस ही नहीं दे सकी क्योंकि वाइफ तो वहाँ पे थी नहीं, तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी है। तो इस वजह से जो मेरिट्स केस के मेरिट्स है उसको ये चीज़ डिफीट करती है, इस वजह से फॉरेन कोर्ट की जजमेंट ये वाली इंडियन कोर्ट पे कंक्लूसिव नहीं होगी। ये केस का नाम है सत्य वर्सेस तेजा। आगे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक्स पार्टी मीन्स ए ने बी पे सूट फाइल किया, कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, जब बी अपीयर नहीं हुआ और राइट अवे एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी। तो इसमें इंडियन कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का क्या व्यू है, इट वॉज हेल्ड दैट इवन इफ अ प्रॉपर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स वॉज टेकन बाय द फॉरेन कोर्ट, it was essential that the court should have taken the evidence of the plaintiff. The foreign judgment will not be conclusive in India by virtue of section 13 clause B and D, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एविडेंसेस लिए नहीं, अपना एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट की, राइट अवे डिक्री पास कर दी विदाउट टेकिंग द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। तो इस वजह से कोर्ट ने इसको कंक्लूसिव मानने से इनकार कर दिया। केस का नाम है गुरदास मान वर्सेस मोहिंदर सिंह बराड़, 1993, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आगे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या है कि ए एंड बी की मैरिज हो चुकी है एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट इंडिया में। ए ने क्या किया जी, फॉरेन में यूएस में अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल की ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो यूएस कोर्ट ने उस ग्राउंड के ऊपर उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो देर आफ्टर उसने वो इंडिया में उसको कंक्लूसिव बनाने के लिए सूट फाइल किया और वहाँ पे बोला जी ये कंक्लूसिव है। वाइफ ने ऑब्जेक्शन रेज की कि दैट द जजमेंट पास बाय द यूएस कोर्ट इज़ नॉट कंक्लूसिव इन इंडिया बिकॉज इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स इन इंडिया।
तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो यूएस कोर्ट ने जजमेंट पास की है उन्होंने ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे की है, बट एज पर हिंदू मैरिज एक्ट till today the irretrievable breakdown of marriage has not been made a ground for divorce under section 13, 13A, 13B। कहीं पे भी कोई भी ग्राउंड नहीं है। irretrievable breakdown of marriage का जो ग्राउंड है डाइवोर्स का, उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और किसी कोर्ट के पास नहीं है इंडिया में। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट की है, यूएस कोर्ट की है, वो कंक्लूसिव इंडिया में नहीं है, बिकॉज इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द इंडियन लॉ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट या फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन कब आएगी। अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ए कोर्ट कैन हैव जुरिस्डिक्शन ओनली व्हेन अ पर्सन इज आइदर रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री और इज डोमिसाइल इन दैट कंट्री, तभी उस कंट्री के पास वो आएगी अपना जुरिस्डिक्शन। ये नहीं कि अगर मेरा टेम्परेरी स्टे है फॉरेन कोर्ट में तो मैं बोलूँ जी कि फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ गई। अगर मेरा स्टे वहाँ पे लॉन्ग स्टे है तब भी जुरिस्डिक्शन नहीं आएगी, तब तक जब तक मेरी इंटेंशन ना हो वहाँ पे सेटल होने की। अगर मैं सिर्फ घूमने गया हूँ तो इस वजह से फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं आएगी। फर्दर जो डेट है वो फॉरेन जजमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी, कि वेदर द जजमेंट इज फॉरेन कोर्ट और नॉट इज द डेट ऑफ जजमेंट, और द डेट व्हेन इट इज सॉट टू बी एनफोर्स्ड और एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। इन दोनों डेट्स में से कौन सी डेट होगी, डेट ऑफ जजमेंट को मानेंगे या उसकी एग्जीक्यूशन जब उसकी सॉट की गई है इंडिया में तब मानेंगे। तो इसमें कोर्ट क्या कहती है, द क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन whether the judgment is a foreign court or not is the date of judgment and not the date when it is sought to be enforced or executed। इसका पर्पस ये है कि सपोज करो यूएस कोर्ट ने 1 जनवरी 2010 को एक जजमेंट पास कर दी, उस जजमेंट को इंडिया में एग्जीक्यूट करने के लिए लाया गया या फाइल किया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को जिस यूएस कोर्ट ने पास की थी जजमेंट वो एबॉलिश होगी, वहाँ के लॉ ने उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, जी ये तो कोर्ट ही नहीं है, ये गलत अब जजमेंट है, कंक्लूसिव हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कोर्ट ही नहीं है आज की डेट में जब ये फाइल हुई है। इस वजह से कोर्ट ने बोला कि जिस दिन आप एग्जीक्यूट करने के लिए लाए हो वो डेट रेलिवेंट नहीं है। जिस डेट को कोर्ट ने पास की है हम उस डेट को कंसिडर करेंगे। ये सारी चीज़ें कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, या इनमें से कोई क्लॉज 6 में से लगता है कि नहीं लगता है, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। तो डेट ऑफ जजमेंट इज़ रेलिवेंट। इस केस का नाम है गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट। इससे आगे हम देखते हैं फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट तो पास कर दी बट उसको इंडिया में एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाए। इसके लिए हमें सेक्शन देखना पड़ेगा 44A। 44A सेक्शन 44A, हाँ जी 44A आ गया। ये एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज वेयर अ सर्टिफाइड कॉपी, जैसे हमने सेक्शन 14 में देखा था, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिक्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हैज़ बीन फाइल्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंडिया में जो फॉरेन कोर्ट की डिक्री है या जजमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल होगी एज पर सेक्शन 44A, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हैज़ बीन फाइल्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज इफ इट हैड बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही पास की है एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज द डिक्री हैज़ बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे क्लॉज 2 क्या कहता है, टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री shall be filed a certificate from such superior court
stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall, for the purpose of proceedings under this section, be conclusive proof of the extent of such satisfaction or adjustment। मतलब ये ना हो कि कुछ पार्ट वहाँ पे सेटिस्फाई ऑलरेडी कर दिया गया हो, तो उसके रिगार्डिंग हमें उस कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लाके यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा कि इतनी डिक्री तो सेटिस्फाई हो गई है, इतनी डिक्री रिमेनिंग है, वो इंडियन कोर्ट इसको सेटिस्फाई करवा दे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो जो सर्टिफिकेट लाके देंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब जब हम सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट करेंगे वहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ है, उसमें कंक्लूसिव प्रूफ को बताया गया है कि नो पार्टी, व्हेन अ फैक्ट हैज़ बीन proved to be a conclusive proof, then no party is entitled to give any evidence to prove or disapprove that fact। आगे क्या कहता है जी, the provision of section 47 shall, as from the filing of the certified copy of the decree, apply to the proceedings of a district court executing a decree under this section, and the district court shall refuse execution of any such decree if it is shown to satisfaction of the court that the decree falls within any of the exceptions specified in clause A to clause F of section 13। मतलब क्या है कि अगर जब हमने डिक्री कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जब एग्जीक्यूशन फाइल कर दी, तो वो रिफ्यूज़ कर सकती है अगर सेक्शन 13 क्लॉज A to F के जो रूल्स हैं उनमें से कोई क्लॉज है वो फॉल करता है, वो फुलफिल होता है, तो वो रिफ्यूज़ कर देगी। इसमें सेक्शन 47 की बात की गई है। सेक्शन 47 है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग डिक्री कोर्ट, कि जो भी डिक्री की एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन के क्वेश्चन अराइज होंगे वो डिक्री कोर्ट के पास ही पावर है उसको डिसाइड करने की। एक्सप्लेनेशन 1 में रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को बताया गया है, इसको आप जस्ट रीड करेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मीनिंग क्या है। आगे एक्सप्लेनेशन 2, डिक्री with reference to a superior court means any decree or judgment of such court under which a sum of money is payable, not being a sum payable in respect of taxes or other charges of a like nature, or in respect of a fine or other penalty, but shall in no case include an arbitration award, even if such an award is enforceable as a decree or judgment। अब यहाँ पे डिक्री की डेफिनेशन ही इन्होंने विद रिगार्ड टू फॉरेन डिक्री की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी। ये बोल रहे हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट की डिक्री और जजमेंट का क्या मतलब है कि वो डिक्री और जजमेंट जिसमें मनी के पे करने के लिए बात हो, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ अ मनी, वो मनी जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हो, इसमें टैक्सेस और अदर चार्जेस टैक्सेस की तरह के या फाइन पेनल्टी वो इंक्लूड नहीं होगा, और आर्बिट्रेशन अवार्ड इंडिया में फॉरेन कोर्ट द्वारा पास किया गया आर्बिट्रेशन अवार्ड इंडिया में अंडर सेक्शन 44A एनफोर्स नहीं होगा। शॉर्ट में देखें तो सेक्शन 44A में जो एग्जीक्यूशन है वो किन डिक्रीज की होगी, सिर्फ और सिर्फ मनी डिक्रीज की। अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई मनी डिक्री पास की है, उस डिक्री की या जजमेंट की डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंडर सेक्शन 44A में फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन जजमेंट की अदर डिक्रीज, जैसे हमने मैरिज की एग्जांपल्स की हैं, कोई डाइवोर्स की एग्जांपल की है, वैसी डिक्रीज का मतलब इंडिया में एनफोर्स नहीं होंगी, वो भी एनफोर्स होंगी बट अंडर सेक्शन 44A में नहीं होगी, उसका प्रोसीजर अलग होगा। सेक्शन 44A में सिर्फ मनी डिक्रीज होंगी। दूसरी डिक्री एनफोर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, ए ने बी के अगेंस्ट डाइवोर्स क्लेम कर लिया, उनकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी, इंडिया में हुई थी, और यूएस कोर्ट में जाके ए ने बी के अगेंस्ट डाइवोर्स ले लिया, डाइवोर्स वैलिड है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली वो कंक्लूसिव जजमेंट है, कंक्लूसिव डिक्री है। अब उसको इंडिया में एग्जीक्यूट कैसे करेगा वो, तो इंडिया में ए क्या करेगा है, इंडिया में ए आकर के उसी ग्राउंड के ऊपर बी के अगेंस्ट डाइवोर्स पटिशन फाइल करेगा जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। डाइवोर्स पटिशन फाइल करने के बाद जब वो मैटर इन इशू बनेगा कि वो एंटाइटल्ड है कि नहीं है डाइवोर्स, तो वो फॉरेन कोर्ट की जो यूएस कोर्ट की जजमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट को ला करके दे देगा।
जब वो सर्टिफाइड कॉपी ला करके दे देगा, सेक्शन 13 की कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, वो किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगी, तो वो कंक्लूसिव जजमेंट बन जाएगी, वो कंक्लूसिव डिक्री बन जाएगी। कोर्ट उसके ऊपर एविडेंसेस नहीं ले सकती, वो कोर्ट उस फॉरेन कोर्ट की, यूएस कोर्ट की जजमेंट को जजमेंट मान के अपनी डिक्री पास कर देगी, उनकी डाइवोर्स डिक्री एक और पास कर देगी, जिस डिक्री को वो इंडियन कोर्ट में एग्जीक्यूट कर पाएगा। दैट मीन्स वो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को एज ए एविडेंस ला करके रख देगा, कोर्ट उस एविडेंस को कंक्लूसिव प्रूफ मान के अपनी डिक्री पास कर देगी, और जो वो डिक्री इंडियन कोर्ट पास करेगी वो एज पर द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इंडिया में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मनी डिक्री होगी एग्जीक्यूट अंडर सेक्शन 44A। अदर डिक्री जो होंगी वो मैंने आपको बता दिया, वो ऐसे होंगी कि जैसे जो प्रोसीजर आपको सारा एग्जाम्पल में बताया है। तो जो फॉरेन जजमेंट वैसे बेसिकली कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ना पेपर में ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस पर। कई बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, अगर प्रैक्टिकल आता है तो इन क्लॉजेज में से एक क्लॉज में वो क्वेश्चन फॉल कर जाएगा या नहीं करेगा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कैसे होगी। इन एन एक्शन इन पर्सोनम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन, द कोर्ट ऑफ ए फॉरेन जुरिस्डिक्शन या फॉरेन कोर्ट हैव अ जुरिस्डिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो सकती है। वेयर एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्शन द डिफेंडेंट वॉज रेजिडेंट और प्रेजेंट इन सच कंट्री सो एज टू हैव द बेनिफिट एंड बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज देयर ऑफ। मतलब कि जो डिफेंडेंट है या तो रेजिडेंट का है, उस कंट्री का रेजिडेंट है, या वहाँ उस कंट्री में प्रेजेंट है और वो बेनिफिट ले रहा है उस लॉज की प्रोटेक्शन का, वहाँ के लॉज की प्रोटेक्शन का, तो फॉरेन कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। दूसरा केस, वेयर द डिफेंडेंट इज एट द टाइम ऑफ जजमेंट इन द एक्शन सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ सच कंट्री। जब जजमेंट आ रही थी उस टाइम वो सिटीजन था उस कंट्री का। तीसरा, वेयर द पार्टी ऑब्जेक्टिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री हैज बाय हिज ओन कंडक्ट submit to such jurisdiction that is has precluded himself from objecting thereto। मतलब कि सपोज करो ए और बी में सूट फाइल हुआ, ए तो फॉरेन कोर्ट में उसने सूट फाइल कर दिया, बी इंडिया में है, बी ने समन्स रिसीव किए और उसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं की और उसने अपने आप को सबमिट कर दिया उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर कि हाँ जी ठीक है आप डिसाइड करो, तो फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगी इस केस में भी। आगे है बाय अपीयरिंग एज ए प्लेंटिफ इन द एक्शन और काउंटर क्लेमिंग, कि वहाँ पे सपोज करें कि या तो ए ने बी पे सूट फाइल किया तो बी ने भी ए पे जाके वहीं पे सूट फाइल कर दिया, या उसी सूट में जो ए ने बी पे फाइल किया फॉरेन कोर्ट में, बी ने उसमें काउंटर क्लेम कर दिया, तो इसमें भी फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। या वॉलंटरली अपीयर हो गया डिफेंडेंट तो फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। या एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्टेड टू सबमिट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट, उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपने आप को सबमिट कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मानता हूं, तो इन केसेस में भी फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। फॉरेन जजमेंट है जो सेक्शन 13 है, इससे बाहर आपको कोई केसेस वैसे मिलेंगे नहीं या क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इससे आपका सारा कवर हो चुका है। बाकी अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें हम करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। थैंक यू।